नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश भारद्वाज मां शारदे को नमन करते हुए कलाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, टेस्ट सीरीज की इस श्रृंखला में जीएस और जीके के जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आए हैं, उनका अब हम सॉल्यूशन करेंगे, एक-एक को समझेंगे, किसके अंदर क्या आंसर सही होगा और उसका विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 26। और प्रश्न संख्या 26 की अगर बात करें तो प्रश्न संख्या 26 के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है हमारे, ऊष्मा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके में से किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम माध्यम की बात करें कि कौन सा तरीका है या कौन सी विधि है जिसके अंदर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो है आपका विकल्प ए में है विकिरण और चालन दोनों में। तो देखिए, विकिरण और चालन में तो दोनों में आवश्यकता होती है, फिर है विकिरण फिर है चालन, तो ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा, सही जो आंसर होगा वो डी होगा, यानी संवहन में किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो सही इसका आंसर होगा आपके डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य तक नहीं है। देखिए, अगर महानदी बेसिन के विस्तार की बात करें तो महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आपके उड़ीसा, उड़ीसा से आपके झारखंड, झारखंड से आपके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होता हुआ निकल जाता है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इसका यानी विस्तार है, उड़ीसा में भी इसका विस्तार है, झारखंड में भी इसका विस्तार है, कर्नाटक में इसका विस्तार नहीं है। तो सही इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वर्ष महात्मा गांधी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा कई प्रकार के आंदोलन चलाए गए। उन आंदोलनों में खेड़ा के अंदर यानी गुजरात के अंदर जो आंदोलन चलाया गया वो था आपका यानी खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन, और ये चलाया गया वर्ष 1918 में। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें महात्मा गांधी का जो सहयोग दे रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें महात्मा गांधी का खूब सहयोग किया, ये भी बात आपको याद रखनी है। और महात्मा गांधी के कई आंदोलन हैं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिनमें आपके जैसे चंपारण जो उनका आंदोलन है या सत्याग्रह वो भी है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा है, इसके अलावा और आपके जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, ऐसे कई आंदोलन है जो महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए, भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला जो शस्त्र अधिनियम जो पारित किया गया वो 1878 में किया गया। उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनका नाम था लॉर्ड लिटिन, और लॉर्ड लिटिन के समय में ये यानी आर्म्स एक्ट ये भारत में लाया गया। इस अधिनियम की बदौलत ये कहा गया कि अगर कोई अवैध रूप से भारत में हथियार रखेगा तो उसको सजा का प्रावधान किया गया। और इस अधिनियम की एक धारा है धारा 25, उस धारा 25 के तहत यानी मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये सारी बात जो की गई वो आर्टिकल 1878 के यानी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो सही इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो शंकुधारी वनों को जिस नाम से जाना जाता है वो है टैगा वन। क्या है, टैगा वन, ये आपको याद रखना है। और ये अधिकांशतः यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिनमें आपके कनाडा है, यूएसए है, उनके अंदर पाए जाते हैं, एशिया में पाए जाते हैं। अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत में हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी जो प्रजाति वो देवदार प्रजाति है, ये भी आपको याद रखना है। तो सही विकल्प होगा इसका सी। अगला प्रश्न, मनुष्य में गर्दन निम्नलिखित में से किस जोड़ से सिर से जुड़ी होती है। यानी गर्दन और सिर को जोड़ने वाला जो जोड़ है वो कौन सा है, तो वो है आपका पाइवोटल जोड़। कौन सा है, पाइवोटल जोड़। तो सही इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगर गोम्पा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्पीति है, आपने सुना होगा स्पीति, उस स्पीति क्षेत्र का सबसे बड़ा ये मठ है और ये करीबन स्पीति से 14-15 किलोमीटर दूर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? अगर स्थानिक प्रजाति की बात करें तो सही इसका आंसर होगा निकोबार कबूतर। और निकोबार कबूतर ये एक भारत की स्थानिक प्रजाति है। भारत में कुल स्थानिक प्रजातियों की संख्या 23 यानी 23 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से संख्या संरचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पर आपको दो कथन दिए हैं, दो कथनों में से आप में से ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, पहला, दूसरा, पहला या दूसरा, या केवल एक। तो देखिएगा, अगर हम बात करें परमाणु संख्या की तो एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटीन्स दोनों इक्वल होते हैं, बात सही है। दूसरा है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर और सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग क्या इक्वल होता है, क्या बिल्कुल इक्वल होता है? तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो इसका सही आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड यानी एक और दो दोनों। तो सही आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों। तो तीसरा इसका विकल्प क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, उदय शंकर एक भारतीय नर्तक थे जिन्हें बनाने के लिए जाना जाता है, यानी जो उदय शंकर थे उन्होंने भारत में कौन सी नृत्य शैली का विकास किया या उन्होंने कौन सी नृत्य शैली को बनाया? अगर हम बात करें तो वो है भारतीय नृत्य शैली, यानी सही इसका विकल्प होगा बी। अगला प्रश्न, एक टीम में खिलाड़ी खेल का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यानी यहाँ पर आपसे दो खेल दिए गए हैं, उन दोनों खेलों के अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगर हम बात करें बास्केटबॉल की तो बास्केटबॉल में 11 खिलाड़ी नहीं होते, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। तो ये आपको याद रखना है। अगर वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में भी 11 खिलाड़ी नहीं होते, इसमें खिलाड़ी होते हैं आपके 6 खिलाड़ी, ये आपको याद रखना है। तो दोनों ही कथन गलत हो गए, यानी पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, न तो एक और ना ही दो, ये आपको सही आंसर होगा। इसके अलावा जैसे खो खो की बात करें तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट पे 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आजकल खेल से संबंधित कई शब्दावलियाँ हैं जिनको आपसे पूछा जाता है, तो उन पर भी आपको फोकस करना है, हर चीज़ को आपको ढंग से पढ़कर और समझकर तैयार करना है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 37, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो 2001 से 2011 की जनसंख्या में वार्षिक जो वृद्धि दर आपकी रही है वो रही है 1.64%, यानी सही विकल्प होगा आपका डी। अगला प्रश्न, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष में शुरू की गई? तो अहमदाबाद के अंदर पहली जो कपड़ा मिल जो शुरू की गई वो 1861 में की गई थी और इसको शुरू करने वाले 3 व्यक्ति थे, राव बहादुर, रणछोड़ लाल और छोटे लाल। तो इन तीनों ने ही पहली बार भारत में सूती कपड़ा मिल को शुरू किया था, तीनों ही उद्यमी थे अहमदाबाद के। तो सही इसका विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने आधार बनाया था, यानी औद्योगिक नीति जो 1956 में थी वो किसका आधार बनी या किसका आधार बनाया? तो वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बनाया। आप सभी को पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक प्रारंभ की गई और इसका जो मॉडल था वो पीसी महालनोबिस मॉडल था। इसका जो लक्ष्य था वो था यानी औद्योगिक विकास करना, यानी तीव्र औद्योगिकरण एवं औद्योगिक विकास। तो सही इसका विकल्प होगा बी। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर किस भारतीय लेखक ने लिखी है? अगर पुस्तक मानसरोवर की बात करें तो मानसरोवर पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे प्रेमचंद मुंशी। कौन थे? प्रेमचंद मुंशी। और प्रेमचंद मुंशी की कई सारी किताबें, कई सारे उपन्यास है, जैसे उनकी कर्म भूमि है, रंग भूमि है, गबन है, गोदाम है, ऐसी कई उनकी पुस्तकें हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, कबीला है। तो ऐसी उनकी पुस्तकें, ये भी आपको याद रखनी है, एक पुस्तकों से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो मानसरोवर के लेखक थे आपके मुंशी प्रेमचंद। सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? अगर वित्तीय संस्थान की बात करें जो निवेशकों की सुरक्षा करने का काम करता है वो है आपके सेबी। कौन सा है? सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, ये आपको याद रखना है। इसके पहले जो इसके बॉस थे या आप कह सकते हो डायरेक्टर थे वो थे आपके S.A. दबे। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर है वो है माधवी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सही इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने, और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत
आता है तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो वजन और माप के मानकों की स्थापना भी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ना सार्वजनिक व्यवस्था आती है, ना अस्पताल और औषधालय आते हैं, ना सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आती है, तो सही विकल्प होगा बी। और वैसे भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसके अंदर 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। अगर संघ सूची की बात करें तो जो संघ सूची है, मूल संविधान में इसके अंदर 97 विषय थे, वर्तमान में 98 है। पहले इसमें 100 हुआ करते थे, लेकिन अब 98 रह गए। राज्य सूची में 66 विषय थे, पहले इसमें 61 विषय हुआ करते थे, अब इसमें विषय रह गए 59। ये आपको याद रखना है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे मूल संविधान में, वर्तमान में विषय है 52। ये आपको याद रखना है। तो सही इसका विकल्प होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भारतीय परमाणु क्रमांक के जनक के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है होमी जहांगीर बाबा। सही आंसर ये होगा, यानी बी इसका आंसर होगा। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है, सतीश धवन को रॉकेट विज्ञान का जनक कहा जाता है, और सीवी रमन के बारे में आपने सुना ही होगा, नोबेल पुरस्कार विजेता है भौतिकी के अंदर। तो इसका सही विकल्प होगा बी, होमी जहांगीर बाबा। अगला प्रश्न, मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो मोमबत्ती की लौ के पूर्ण दहन के बाहरी क्षेत्र का जो रंग होता है वो नीला होता है। कौन सा होता है? नीला। तो सही इसका विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो वो है आपका परागण। कौन सा है? परागण। ये सही इसका आंसर होगा ए। इसके बाद अगला आपका प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आपकी गोदावरी है, ये आपको ध्यान रखना है, जबकि माही, नर्मदा और ताप्ती आपकी अरब सागर में गिरती है। तो सही इसका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी। इसके बाद मीर मोहम्मद फारूक नाजगी का निधन हो गया था, वह इनमें से नहीं थे, इनमें से थे, सॉरी इनमें से थे। तो वो पत्रकार भी थे, बिल्कुल बात सही है। वो कवि भी थे, बात सही है। संगीतकार वो नहीं थे, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही, तो बिल्कुल ए और बी, यानी वो पत्रकार भी थे और कवि भी थे। तो सही आंसर होगा आपके डी। अगला प्रश्न, गेहूं, जौ और राई सहित कुछ अनाजों में कौन सा प्रोटीन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो गेहूं, जौ, राई में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है ग्लूटेन। कौन सा है? ग्लूटेन। तो सही इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कोई भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर उड़ान भरता है तो नदियों का सही क्रम क्या होगा? देखिए, अगर कोई व्यक्ति उत्तर से दक्षिण में जाएगा तो कौन कौन सी नदियां यानी उसको पार करनी पड़ेंगी? तो देखिए, सबसे पहले आती है उत्तर भारत में गंगा, तो पहला ये हो जाएगा। फिर महानदी, महानदी सेकंड हो जाएगा। फिर है गोदावरी, तो गोदावरी थर्ड हो जाएगा। फिर है कृष्णा, कृष्णा फोर्थ हो जाएगा। और फिर होगा कावेरी, तो कावेरी फिफ्थ हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर हम देखें सही विकल्प कौन सा होगा, तो ए, यानी 4 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर कावेरी, 5 नंबर गोदावरी, 5 नंबर गोदावरी सही है। फिर आपकी कृष्णा बिल्कुल सही है, और फिर हो गई आपकी कावेरी। तो पहला विकल्प इसका क्या होगा? सही होगा, यानी गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर यानी ये क्रम नदियों का बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? तो जो बेरोजगारी पैदा होती है वो होती है आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। कौन सी? स्ट्रक्चरल जो बेरोजगारी है वो पैदा होती है। और संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब है कि कौशल के अभाव के चलते जब लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी की बात करें तो बाजार में उतार और चढ़ाव के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो चक्रीय बेरोजगारी। तकनीकी के अभाव में, यानी टेक्नोलॉजी के अभाव में जो बेरोजगारी होती है वो तकनीकी बेरोजगारी। और शिक्षा के अभाव में जो बेरोजगारी आती है वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। तो इस प्रकार ये जीके और जीएस के जो हमारे 25 प्रश्न थे, इनका हमने सॉल्यूशन किया। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। यस बच्चों, तो आज का जो आपका टेस्ट पेपर था जिसका नंबर है 45, उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उनको किस तरीके से सॉल्व करना था ये हम जानेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ये कहता है वार्षिक आय 2 लाख से बड़ी है लेकिन आय पर टैक्स जो था उसको 20% से 16% कम हो गया और अब पहले की तरह ही कर का भुगतान होता है।
तो मान लेते हैं भाई पहले हमारी आय थी x रुपये, उस पर टैक्स लगता था 20% का। अब आय हो गई है x से 2 लाख रुपए ज़्यादा, तो नई आय हो गई है x प्लस 2 लाख। लेकिन जो टैक्स लगता है वो 20% की जगह लगता है 16%। और कह रहा है दोनों स्थितियों में ही टैक्स बराबर है, तो हमने इसको इक्वल कर दिया। 4 से ये 5 और 4 से ये 4, तो यहाँ जाता है 4x और यहाँ 5x, तो x बराबर आ जाता है 8। हमने लाख में लिया था तो इसकी वैल्यू लाख में आ गई। x है पुरानी इनकम, आपसे पूछ रहा है बढ़ी हुई इनकम। बढ़ी हुई इनकम है x प्लस 2, तो जवाब होगा नई इनकम या बढ़ी हुई इनकम 10 लाख। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। कहता है ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जो 4:5:7 में है। तो A को मिलेंगे 4 रुपये, B को मिलेंगे 5 रुपये और C को मिलते 7 रुपये। लेकिन आगे उसने क्या कहा, ये जो C है ना, स्लीपिंग पार्टनर है, इस वजह से उसका हिस्सा आधा हो जाता है। तो मिलने चाहिए थे 7, अब मिलेंगे 7 के आधे 3.5। बाकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो कहता है यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है, उसमें से 25% वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो B को कितना मिलेगा। तो A को मिलता है 4, B को मिलता है 5 और इसको मिलेगा 3.5, क्योंकि ये वर्किंग पार्टनर नहीं है, 3.5 मिलेंगे। तो पूरा प्रॉफिट बटेगा 4 और 5 9 और 3.5 12.5 में। अब पूरा उन्होंने नहीं बांटा 36,000, इसमें से 1/4 तो इन्होंने वापस से इन्वेस्ट कर दिया। तो 36,000 का 3/4 ही वो डिवाइड करेंगे, जो कि होता है 27,000। 27,000 रुपये को वो बांट रहे हैं और तीनों में बटेगा 12.5 में। तो 27,000 की वैल्यू जो है वो 12.5 के बराबर हो गई। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है बताइए B का हिस्सा क्या है, B को कितना मिला। तो B को कितना मिला 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाया, 0 आ गई यहाँ पर। 5 से ये आ जाता है 25, यही तो आया। अच्छा, या फिर ऐसे कर लेते आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरीके से था, पॉइंट हटाया 0 आ गई। 25 से ये 2 और 25 से ये 5 और 5 से इसे कैंसिल करें तो 5 × 5 25 और 5 × 4 20 0 0 54 × 2 108। उत्तर आ जाएगा 10,800। ऑप्शन बी सही रहेगा। नंबर 53, इसको सॉल्व करना है और इसको बराबर करना है a + √5b के। तो आपसे AB की A जो है और B जो है 0 से बड़ा है, तो AB रेशो a + b का मान पूछा है। भाई मुझे ये वाला रूट अगर हटाना है तो इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो मैंने क्या किया, ये a² b² और यहाँ 2ab होता है ना, तभी तो बनेगा a + b का होल स्क्वायर। तो हम क्या करें, इस वाले को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर √2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 22 × √2 × √2, तो ये हो गया 44। √2 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 8 माइनस √2 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। आपके पास में इधर देखिए, √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2√5 बराबर में है a + √5b। ये 2ab को बताता है तो 2 है और ये ab का मान है। ab 5 है, तो दो ऐसी संख्याएं जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 हो और एडिशन 6 हो। 5 एकम 5, तो ये है 44, साथ में है 8 माइनस, इसे हम लिख सकते हैं √5 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 + 1 का होल स्क्वायर ही होता है a² b² 2ab, और स्क्वायर से रूट हट गया और ये इक्वल है a + √5b के। यहाँ से अगर और सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 8 में से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 44, साथ में आ जाएगा 7 - √5। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 7 + √5 और नीचे भी आ जाएगा 7 + √5 और ये बराबर a + √5b के चल रहा है।
अब देखिए ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो यहाँ आएगा 49 माइनस 5 44, तो 44 से 44 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए प्लस रूट 5 बी। यही आएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 44 से 44 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है a की वैल्यू है 7 और b की वैल्यू है 1, तो a की वैल्यू अगर 7 निकल कर आती है और b की वैल्यू 1 निकल कर आती है, तो आपसे पूछा है ए बी रेशियो a प्लस बी। भाई ए बी का मान हो जाएगा 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7 और 1 8, तो रेशियो बनेगा 7:8 का। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 54, मानवेंद्र ने 40,000 रुपये की दर से 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े पर 15% का लाभ हुआ, लेकिन उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा और पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि हुई। पहले घोड़े पर लाभ कमाने के बावजूद भी ओवरऑल 3600 रुपये की हानि में निकल रहा है। इसका मतलब पहले घोड़े पर जो लाभ कमाया वो भी दूसरे घोड़े की हानि में चला गया। तो पहला घोड़ा 40,000 का 15% जो 6,000 देकर गया, 40,000 का 15% वो 6,000 रुपये भी चले गए, साथ में 3600 रुपये ओवरऑल और चले गए। इसका मतलब दूसरा वाला जो हॉर्स है, सेकंड हॉर्स जो है, उस पर ओवरऑल जो हानि हुई है वो हुई है 9600 रुपये की। भाई पहले से जो लाभ हुआ था वो भी तो चला गया और कुल मिलाकर 3600 की हानि हुई। इसका मतलब दूसरे घोड़े पर जो लॉस हुआ है वो हुआ है 9600 का। घोड़े हैं 40-40 हज़ार के, तो पूछ रहा है आपसे दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य। तो सेकंड हॉर्स का जो सेलिंग प्राइस आएगा 40,000 में लॉस होता है 9,600 का, तो इस वजह से आंसर आ जाएगा 30,400। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 30,400, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 में ये दिया हुआ है हमें, तो इसे मैं अगर इधर ले आता हूँ तो ये हो जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 117। तो ये हो जाता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 117। एक तो ये हो गया। इसे अगर इधर लेकर आते हैं तो ये होता है a माइनस बी इज इक्वल टू 3। अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 9, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 9 प्लस 2ab। अपन ने क्या किया, इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ a माइनस बी की वैल्यू तो है ही 3, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3ab इज इक्वल टू 117। इससे ये कैंसिल हुआ 39 टाइम्स, ये इधर चला जाएगा और 3ab बराबर 30 होगा, तो ab का मान 10 आ गया। अब अपन को a प्लस बी का मान चाहिए, तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वापस से मैंने ये रख दिया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 2ab, और 2ab कितना हो गया 4ab, बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ab का मान हमें पता है 10 है, तो 10 इंटू 4 40 और 9 49, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है 49 के, तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 7 में। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नंबर 56, ये कह रहा है समबाहु त्रिकोण है, उसकी भुजा की लंबाई 8 है, त्रिकोण के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के मध्य का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा। तो भाई ये तो इस तरीके से हुआ, एक त्रिभुज है, इसके अंतर्वृत्त की बात कर रहा है और इसके परिवृत्त की बात कर रहा है, और इसके बीच का ये वाला जो क्षेत्रफल है इसके बारे में पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, बड़े वाले सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। अब इसकी हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, और इस बड़े वाले की त्रिज्या चाहिए, ये तो हम निकाल सकते हैं। तो परिवृत्त की त्रिज्या जिसे हम किससे के नाम से जानते हैं, आर के नाम से जानते हैं, ये क्या होती है a/3। a त्रिभुज की भुजा, तो ये है 8/√3, और अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेंगे ये इसकी आधी होती है, तो स्मॉल r बराबर होगा
8/2√3 मतलब 4/√3। ये हो गया। अब आपसे पूछा है ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल बताइए बड़े वाले के क्षेत्रफल में से। तो बड़े वाले सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसी तरीके से छोटे वाले सर्किल का एरिया होगा स्मॉल आर मतलब स्क्वायर इंटू पाई। पाई कॉमन है तो बड़े वाले की त्रिज्या 8/√3 का होल स्क्वायर माइनस छोटे वाले की त्रिज्या 4/√3 का होल स्क्वायर। पाई का मान हमने 22/7 लिख लिया है। यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता है आपके पास में 8 का स्क्वायर 64/3 माइनस 4 का स्क्वायर 16/3। 64 में से 3 कम हुआ तो ये 48 बचा और 48 में 3 का भाग दे देते हैं तो अपने पास में कितना आ जाता है 16। तो यहाँ से ओवरऑल अपने पास में आएगा 16। तो यहाँ से आ जाता है 22/7 इंटू 16। 16 दूनी 32 और 32 और 3 35 बटे में 7, 7 5 35 0.2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 7 ये कहता है एक वृत्त में एक व्यास है ए बी और एक जीवा पी क्यू है जो व्यास नहीं है, एक दूसरे को एक्स बिंदु पर लंबवत काटते हैं। तो एक वृत्त की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बना डाला। अब ये कहता है इसके अंदर एक व्यास है जिसका नाम इन्होंने दिया है ए बी। एक जीवा है पी क्यू जो कि इसका व्यास नहीं है, इसको एक दूसरे को एक्स पर लंबवत काटते हैं। तो ये जीवा नहीं है तो ये यहाँ कहीं से निकली होगी और ये एक्स बिंदु पर काटा है। फिर कहता है ए एक्स और बी एक्स का जो अनुपात है वो 3:2 है। ए एक्स अनुपात बी एक्स जो है वो है 3:2। ठीक है, ये लिख लिया। साथ में कहता है वृत्त की त्रिज्या 5 है तो पी क्यू जीवा की लंबाई बताइए। इस जीवा की लंबाई हमें बतानी है। देखिए भाई इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ होगा और हमें त्रिज्या की लंबाई पता है 5, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें पता लग गई है 5 है। अब आपको दे रखा है कि ये जो है ना ए एक्स और ये जो बी एक्स है इसका अनुपात 3:2 दे रखा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा ये भी इसकी त्रिज्या होगी तो ये मान तो पूरा का पूरा 5 रहेगा। फिर मैं पूछूं ये मान क्या होगा तो आप कहेंगे ये भी इसकी रेडियस है, ये मान भी 5 रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का मान और यहाँ से यहाँ तक का मान टोटल आपको दे रखा है। हमारे हिसाब से देखिए ये ए एक्स है और ये बी एक्स है तो ये इसका पूरा मान दे दिया और पूरा मान हमारे हिसाब से 5 और 5 10, क्योंकि ये इसका व्यास हो गया तो 10 बराबर है 5 के। तो इसका मतलब ए एक्स का मान एक्चुअल में है 6 और ये है एक्चुअल में 4। अगर बी एक्स का मान 4 है और यहाँ से यहाँ तक का मान 6 है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई भाई 1 हो गई। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। हमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो हम ये पता कर लेंगे कैसे। 5 का स्क्वायर 25 में से 1 कम करेंगे तो ये आ जाएगा √24, तो ये भी हो जाएगा √24, यही तो होगा। और √24 को भाई लिखा जा सकता है 4 × 6 मतलब कि 2√6। तो ये यहाँ से यहाँ तक का मान 2√6 है, यहाँ से यहाँ तक का मान 2√6 है, तो टोटल हो गया है 2√6 2√6 मतलब 4√6। तो आंसर आ गया 4√6, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इक्वेशन है और आपको कह रहा है कि y बराबर 0 के बिंदु रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, y बराबर 0 है तो देखिए y बराबर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से x का जो मान आएगा ये तो इधर चला जाएगा, ये 0 है तो x का मान -3 आ जाएगा। यदि मैं x का मान 0 पुट कर देता हूँ तो y का मान 2 आ जाएगा। ये तो इससे आ गए। अब यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर देखें कि y का मान 0 पुट कर देते हैं तो x का मान जो है वो 4 आ जाता है। और एक पॉइंट और लेने के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं x का मान 3 ले लेता हूँ तो 4 × 12 तो फिर y का मान 4 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस पर देख लेते हैं। जब x -3 है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया -3 और 0। जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ से निकल रहा होगा 0 और 2, इस तरीके से जा रहा होगा तो ये ऐसे ही जाएगा।
फिर जब x की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू यहाँ कहीं रही होगी 4 0। अब मैंने देखा कि ये कहाँ पर पॉइंट मिलेगा, तो ये इस तरीके से मिल रहा होगा पॉइंट यहाँ पर। अब मुझे ये हाइट देखनी है, तो देखिए x का मान जब मैं 3 लेता हूँ तो y का मान 4 आता है, तो इसकी हाइट जाती है 4 पर। जब x का मान 3 होता है तो y की वैल्यू 4 आती है। ये एक त्रिभुज बन गया। और आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। अब आधार इसका ये है, ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा बना है। यहाँ से -3, तो ये दूरी 3 है और ये दूरी 4 है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सीधी दूरी कितनी है 4, 2 से ये 2, आंसर आ जाता है 14। 14 ऑप्शन सी में दिया गया है। नंबर 59 कहता है ये 3 कंटेनर हैं, इनमें सिरप है और वाटर है, 3 बॉटल हैं। पहली बॉटल में 10 लीटर है, तो ये जो 10 लीटर है ना, इसमें अनुपात निकालना है हमें 2:3। दूसरे में से लेना है 21 लीटर में से 3:4 में। और पूछ रहा है तीसरे वाले में से कितना बॉटल में से मिश्रण लिया जाए, और तीसरे वाले का है 7:5। तो मैंने मान लिया 12x। 12x क्यों माना, क्योंकि ये 7 और 5 में इजीली बट जाएगा। तो माना तीसरे वाले से हम 12x क्वांटिटी लेंगे और तीनों को जब मिलाएंगे तो अनुपात 1:1 आना चाहिए। तो सिरप वाटर, सिरप वाटर, सिरप वाटर। 5 = 10 तो 1 = 2, तो सिरप यहाँ से आएगी और वाटर आएगा, तो 2 = 4 और ये 6। 7 = 21 तो 1 = 3, तो यहाँ से आएगा 9 सिरप और 12 वाटर। 12x = 12, तो 1 = 1, तो 7x ये हो गया और ये 5x हो गया। और इनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए, तभी तो 1:1 का उसने कहा है। अब मात्रा बराबर होनी चाहिए, तो मैंने कहा सिरप की मात्रा 9 और 4 13 + 7x, ये बराबर होना चाहिए वाटर की मात्रा 6 और 12 18 + 5x के। डिफरेंस आ गया 2x, बराबर है 5 के। अगर 2x का मान 5 है तो मैं x का मान निकाल सकता हूँ, लेकिन आपसे तो ये पूछा है तीसरे कंटेनर से कितना लिया गया, 12x। जब 2x का मान इतना है तो 2 का 6 गुना करूँगा तो 12x का मान आ जाएगा। 5 का 6 गुना करने पर कितना, 30। तो तीसरे वाले इस बॉटल से 30 लीटर हम मिक्सचर लेंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। कहता है युद्ध से पहले सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात था 5:3। टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 500 प्लेन नष्ट हो गए। इसकी वजह से अब टैंक और प्लेन का अनुपात बचा है 2:1। भाई इससे ये अनुपात क्यों आया, क्योंकि 1000 टैंक तो टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए। माइनस लगाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है। ऐसे ही तो करते हैं, ये 5 ये 6, तो अंतर 1। इधर आएगा 1600, इधर 1000, तो यहाँ आ गया 600। 1 का मान 600 है, तो 3 का मान आ गया 1800 और 5 का मान आ गया है 3000। अब आपसे क्या पूछा है, युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताइए। 3000 में से 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो टैंक की संख्या अब बची है 2000, तो उत्तर 2000 आ जाएगा। नंबर 61, एक मीनार की ऊंचाई 120 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई है 120 मीटर और कहता है एक पॉइंट बी से इसके टॉप का जो बन रहा है वो 75 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को बतानी है। भाई लंब पता है, आधार पता करना है, जबकि हमें वैल्यू दे रखी है 75 के रिगार्डिंग, एंगल वैल्यू दे रखी है 75 और लंब बटे आधार परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan थीटा का होता है, तो मैंने कहा tan 75। अब आप जानते हैं tan 75 कितना होता है, 2 + √3 और tan की वैल्यू आ गई है यहाँ से 120 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 2 + √3। x का मान लाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डिवाइड में 2 + √3। रेशनलाइजेशन करेंगे तो 2 - √3 और 2 - √3, यही होगा। नीचे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 120 × 2 - √3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐसा फर्स्ट ऑप्शन है। नंबर 62, किसी समबाहुभुज में 16 भुजाएं हैं, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप बताना है।
भाई प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं हम, n-2 बटे में n इंटू 180। भुजाएं हैं 16, तो 16 माइनस 2 14 बटे में 16 इंटू 180। 4 से ये 4 और 4 से ये आ गया है 45, यही आएगा। तो यहाँ पर 2 से ये 2 और 2 से ये 7, 45 इंटू 7, तो 7 इंटू 5 35, और आपके पास में 7 इंटू 4 28 और 3 31 बटे में 2। 300 का आधा 150, तो 157.5, या इसे ऐसे लिख लो 157 और आधा। तो प्रत्येक इंटीरियर एंगल का जो मान होगा वो रहेगा ऑप्शन बी 157.5 डिग्री। एक स्मार्टफोन का विक्रय मूल्य 9600 है, यदि उस पर दी गई छूट 20% है। अच्छा, अब बताइए स्मार्टफोन का विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उस पर छूट 25% की दी जाए। भाई 20% की छूट के साथ किसी चीज़ को बेचा, इसका मतलब 80% में बेचा, और 80% का मान है 9600, तो 1 का मान आ गया। अगर 75% की छूट 25% की छूट पर बेचेगा तो कितने पर बेचेगा, 75 पर बेचेगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से ये आ गया 12, यहाँ आ गया 120, तो 75 इंटू 120 मतलब कि ये हो गया 9000 रुपये। तो आंसर आ जाएगा 9000, ऑप्शन डी। नंबर 64 कहता है नाथू और बुचुक प्रत्येक के पास में कुछ संतरे हैं, तो एन नाथू और बी, इसके पास मान लिए x हैं और इसके पास मान लिए y हैं। नाथू कहता है बुचुक से, ये कहता है बुचकू से, बुचकू है, बुचुक नहीं है, बुचकू है, अच्छा अच्छे नाम है। नाथू कहता है बुचकू से कि यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो। नाथू ने कहा बुचकू से कि तुम 10 संतरे दे दो, तो इसके पास रहेंगे भाई y माइनस 10 और इसके पास हो जाएंगे x प्लस 10। तो कहता है तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बच रहे हैं उसके दुगने संतरे मेरे पास होंगे, तो इसके पास दुगने होंगे जितने शेष बच रहे हैं, तो अगर मैं इसके दुगना कर दूं तो बराबर इसके होगा। कंडीशन नंबर 1। अब बुचकू ने कहा कि यदि तुम अपने पास से 10 संतरे मेरे को दे दो, तो अगर 10 संतरे ये दे देता बुचकू को, तो बुचकू के पास हो जाते y प्लस 10। तो कहता है तो मेरे पास संतरों की वही संख्या होगी जो तुम्हारे पास शेष है, तो इन दोनों का मान बराबर है। ये कंडीशन नंबर 2 है। अब भाई यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं इसे इधर लेकर चला जाता हूँ, तो यहाँ से आता है x बराबर y प्लस 20। x का मान कितना आ गया, y प्लस 20, और इसको अगर मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ तो y प्लस 20 और 10, तो यहाँ आ जाता है y प्लस 30 इज इक्वल टू 2y माइनस का 20, और ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। यदि y की वैल्यू 50 है तो x की वैल्यू आएगी 50 प्लस 20 70, तो x की वैल्यू आ जाती है 70। x पहला कैंडिडेट है नाथू और y दूसरा कैंडिडेट है बुचकू, तो नाथू के पास 70 हैं और बुचकू के पास 50 हैं, तो नाथू और बुचकू के ये जो फ्रूट्स हैं उनकी संख्या, संतरों की संख्या जो होगी वो होगी 70 और 50, ऑप्शन बी के हिसाब से सही रहेगा। 65 में कहता है निश्चित धनराशि पर समान वार्षिक दर से 4 साल में पैसा हो गया 6000, तो 4 साल में आपका पैसा बढ़कर हो गया 6000 और 7 साल में आपका पैसा बढ़कर हो गया 6750। भाई यहाँ से सीधा सीधा पता लग रहा है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 750। यदि 3 साल का साधारण ब्याज 750 है तो 1 साल का ब्याज आ गया है 250, तो 4 साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा 1000। यदि 4 साल में पैसा बढ़कर 6000 हो जाता है, उसमें 1000 रुपये ब्याज के हैं, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल जो रहा होगा वो इस केस में 5000 रहा होगा। इस वजह से हमसे पूछा मूल धनराशि बताइए, तो मूल धनराशि ऑप्शन डी 5000 रहेगी। 66 ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब क्या कहता है, एक ही समय पर एक्स ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है और उसी टाइम पर एक दूसरी ट्रेन वाई से वाई जो है
बी से ए के लिए रवाना होती है, ये रवाना हुई है ए से बी के लिए और ये रवाना हुई है इधर। तो कहता है 5.5 घंटे के बाद में एक दूसरे को मिलती हैं, माना ये यहाँ पर मिली। तो भाई ये मिलेंगी कब? जब ये दोनों मिलाकर कुल 396 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। और विपरीत दिशाओं में आप जानते हैं चालें जुड़ती हैं, तो कुल मिलाकर दोनों ट्रेन एक्स और वाई ने दूरी तय की है 396 किलोमीटर। कितनी देर में? 5.5 घंटे में। और 5.5 घंटे का मतलब हो गया 11/2। 11 से कैंसिल किया 3 और 11 से 6, तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास में 72 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि चाल है तो ये किलोमीटर में और ये आवर में 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों की मिलाकर चाल हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। कहता है y की गति x की तुलना में 10 ज़्यादा है। तो y की गति ज़्यादा है 10, तो y माइनस एक्स बराबर 10। लेकिन वैसे ही देख लो, दोनों की चाल 72 है, उसमें से इसकी 10 ज़्यादा है तो 10 तो दे दो। अब कितनी बची? 62। अब ये दोनों की बराबर हो जाएगी, इसकी 31 और इसकी 31 से 10 ज़्यादा। तो x की चाल तो रहेगी 31 और y की चाल रहेगी 41 और दोनों की मिलाकर आ जाएगी 72। आपसे पूछा है y की गति क्या है, तो जवाब होगा 41 किलोमीटर पर आवर। नंबर 67, इस संख्या को हमें 3, 5, 7 और 11 की घात में ब्रेक करना है, जिससे हमारे पास में ए बी सी डी के मान आ जाएं और उनके मान हम पुट करके यहाँ से वैल्यू लेकर आ जाएंगे। तो भाई इस 847 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 11 7 77 और 11 × 7 77 और 11 × 7। इसको अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 11 का स्क्वायर। 7 का भाग इसमें दिया तो ये हो गया 7 × 5 और 7 × 5, तो 55 × 7 होता है ये। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 5 × 11 × 7। ठीक है। 675 आप जानते ही हैं 27 × 25 होता है और ये होता है 55 का स्क्वायर, तो ये हो गया 55 × 55। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 7 और कहीं नहीं आएगा तो 7 का तो हो गया स्क्वायर। 11 यहाँ है 2 बार, 1 ये रहा 3 बार, 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, 2 और 1 3 और 2 5, तो 11 की घात हो गई है 5। 5 भाई यहाँ पर मिल रहा है, 5 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 की पावर भी हो गई है 5। अब देख लेते हैं 3 कहाँ पर है। 3 सिर्फ यहाँ पर है, तो 3 की पावर हो गई है हमारे पास में 3। इसकी तुलना कर देते हैं, 3 की पावर a, 5 की पावर b, 7 की पावर c और 11 की पावर d। यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है a की वैल्यू 3 आएगी, 5 की पावर b की वैल्यू 5 आएगी और 7 की पावर c, तो c की वैल्यू आएगी आपके पास में 2 और 11 की पावर d, तो d की वैल्यू आएगी आपके पास में 5। ये आ गया। ठीक है। तो अब कहता है ए बी, a × b 3 × 5 15 माइनस सी डी 5 × 2 10 और 15 और 10 का बीच का अंतर है 5, तो ये आ गया है 5। नंबर 68, P किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक बात है। उसके 5 दिन के काम करने के बाद Q उसके साथ आ गया, तो 18 दिन के काम में से 5 दिन का काम हो गया, तो अब बचा है P का 13 दिन का काम। अब इसको P भी कर रहा है और Q भी कर रहा है और ये काम कंप्लीट हो जाता है 13/5 दिन में। जो काम 13 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था वो 13 के 5वें हिस्से में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं भाई P और P + Q की क्षमताओं का अनुपात, तो आप कहेंगे ये है 1 और 5। अगर P की क्षमता 1 है तो Q की क्षमता आ गई है 4। ये इनका कैपेसिटी का रेशियो आ गया। रही बात टोटल वर्क की, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है P काम को 18 दिन में कर देता है और P एक दिन में एक काम करता है, तो 18 दिन में काम को कंप्लीट करता है। इसका मतलब टोटल वर्क है 18। आपसे पूछ रहा है Q अकेले इस काम का 2/3 भाग कितने दिन में करेगा। हमें पूरा काम नहीं कराना है, काम का 66 सही 2/3%, मतलब 2/3 भाग कितना 12 काम कराना है। किससे कराना है? Q से कराना है। Q एक दिन में कितना काम करता है? 4,
12 काम को 4 के हिसाब से करेगा, 3 दिन का समय लगाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नंबर 69, देखिए भाई कॉट 90, तो इसे मैं लिख देता हूँ 10x। साइन की पावर 90, तो इसे भी मैं लिख देता हूँ कॉस की पावर 4x। साथ में कॉट 180 सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉट x। और साथ में साइन 180 ये पॉजिटिव रहेगा, तो साइन की पावर 4x। ये तो लिख लिया हमने क्वाड्रेंट चेंज करके। अब ये साइन बटे कॉस होगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन x और आ जाएगा कॉस क्यूब x माइनस ये कॉट हो गया, तो कॉस बटे साइन हो गया, तो आपके पास कॉस x बच गया और साइन बच गया है आपके पास में 3 बार। साइन x कॉस x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो मैंने साइन x कॉस x कॉमन ले लिया। अब यहाँ बचेगा आपके पास में कॉस स्क्वायर x और यहाँ बचेगा आपके पास में साइन स्क्वायर x, यही बचा। अब कॉस स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है, तो मैंने इसको लिख दिया है कॉस 2x, तो ये हो गया है अपने पास में साइन x कॉस x और यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ कॉस 2x, लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई इसे मुझे चेंज करना है, तो आप कहेंगे 2 का गुना कर दो और 2 का भाग दे दो। इससे क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a में चेंज हो जाएगा और साइन 2a में चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ साइन 2x, साथ में आ गया है कॉस 2x और बटे में आ जाता है 2। वापस से साइन ए कॉस ए बनाने के लिए मैंने और 2 का गुना किया, तो यहाँ भी मैंने और 2 का गुना किया। फिर से देखो ये साइन 2a का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2x है, तो इसे मैं कहूँगा साइन 4x और डिवाइड में आ गया है 4। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास में ये रहा साइन 4x अपॉन में 4। नंबर 70, एक प्रिज्म के त्रिकोणीय आधार का परिमाप 60 है और त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 5 12 13। बेटा जैसे ही 5 12 13 दे दिया, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो है ना समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा 5 12 13। और 5 12 13 से देखें तो 13 और 12 25 और 5 30 और इसका परिमाप है 60। यदि 30 बराबर 60 है, तो ये वाली भुजा हो गई है 10 और ये वाली भुजा हो गई है 24 और ये वाली भुजा हो गई है 26। और आपसे पूछ रहा है प्रिज्म की ऊंचाई है 50, तो प्रिज्म का आयतन बताइए। भाई प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही तो होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एक एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई इंटू, ये तो हो गया आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये वाली आ गई, और ये बराबर हो जाएगा इसके वॉल्यूम के। 2 से ये 12, 12 इंटू 5 60, 60 के साथ में 2 जीरो, आंसर आ जाएगा 6000। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 71, 3 संख्याओं का सेट है, पहली 2 संख्या, तो पहली 2 संख्याओं का एवरेज है 21, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 21 इंटू 2। अंतिम 2 संख्या 3 में क्या होंगी, दूसरी और तीसरी, इसका एवरेज है 24, तो ये टोटल हो गया 24 इंटू 2। और पहली और अंतिम मतलब तीसरी और पहली या पहली और तीसरी, इसका एवरेज है 15, तो टोटल हो गया है 15 इंटू 2। यदि जोड़ोगे तो 1 2 बार आएगा, 2 2 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, तो मैंने लिखा 2 पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी। अब यहाँ भी तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। 24, 4 और 1 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को पता लग गया तीनों संख्याओं का जो योग है वो 60 है। आपसे तो पूछा है औसत क्या होगा, तो और 3 का भाग दे दिया, तो पहली दूसरी और तीसरी संख्या का जो औसत आएगा वो 20 आ जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा हमारे पास में 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पर आते हैं। 72 में देखिए ये क्या कह रहा है, साइन 5 साइन 10 साइन 15, इस तरीके से साइन 90 तक चला है। तो भाई देखिए इसमें साइन की पावर 4 है 5, उसके लिए मैं
90 से पहले वाले 85 को ले लेता हूँ साथ में, तो यहाँ मैंने ले लिया साइन की पावर 4 85। आप समझ ही रहे होंगे 90 बन रहा है टोटल। इसी तरीके से यहाँ आएगा साइन की पावर 10 और साइन की पावर 4, और डिग्री में यहाँ उससे पहले वाला 85 से पहले 80 वाला आ गया। ऐसे ही ये चलता रहा होगा। याद करिए बीच में 45 आएगा तो 45 से पहले ये सभी मिल रहे होंगे, क्योंकि 5 से लेके 90 तक चल रहा है तो बीच की टर्म 45 होगी, 45 को छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से आया होगा साइन की पावर 4 की 40 डिग्री प्लस, और इधर से जो आया होगा वो 45 के बाद में क्या आएगा, इधर से 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर 50 होगा। तो यहाँ आएगा आपके पास में साइन की पावर 4 50 डिग्री। और बीच में हमने छोड़ दिया, एक तो छोड़ दिया साइन की पावर 4 45 डिग्री और साइन की पावर 4 90 डिग्री। भाई 5-5 के गैप में 90 तक जा रहा है 18 टर्म में। 18 टर्म में से मैंने 16 टर्म को तो ये ले लिया, 17वीं टर्म 45 भी हो गई, और ये 18वीं टर्म साइन की पावर 4 90 हो गई। अच्छा ये देखो, इसको मैं चेंज करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर की पावर 4 45 85 की जगह कॉस स्क्वायर में बदल जाएगा। तो इसे हम कह देंगे साइन की पावर 4 5 कॉस की पावर 4 5 डिग्री। चेंज कर दिया ना, 90 माइनस 5 और साइन एंगल 90 पर चेंज हो जाएगा कॉस में। इसी तरीके से मैं ऐसे लिखूंगा साइन की पावर 4 10 डिग्री कॉस की पावर 4 10 डिग्री, ऐसे ही आएगा। और ये इसी तरीके से चलता रहेगा, साइन की पावर 4 40 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 40 डिग्री, और ये साइन की पावर 4 45। देखिए साइन 45 होता है 1/√2, तो उसकी पावर 4 होगा तो स्क्वायर करने पर 1/2 आएगा, और करने पर आएगा 1/4, और ये 90 तो एक ही रहेगा। यहाँ तक आ गया। अब भाई मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे फिर तो ये आएगा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे ये इधर चला जाएगा। और आप जानते हैं बच्चा ये एक होता है, तो मैं इसे इसी तरीके से लिख रहा हूँ 1 माइनस दिस, ठीक है। तो इसे मैं लिखूंगा तो यहाँ पर ये वाला ब्रेक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5। इसी तरीके से ये वाला ब्रेक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10। इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से यहाँ वाला भी ब्रेक होगा और ये यहाँ तक चलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 40 कॉस स्क्वायर 40। और ये हो गया है आपके पास में 1 प्लस 1/4 5/4, ठीक है। अब ये देखिए एक 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 इस तरीके से ये टोटल कितनी टर्म है, आप कहेंगे 5 10 15 20 5 8 40, टोटल 8 टर्म है। तो एक एक आ गया है 8 बार, तो 1 × 8 माइनस। अब भाई देखिए यहाँ ये 2 है, मुझे 4 बनाना है, तो 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया और इसको मैंने फॉर्मूला से सॉल्व कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में अगेन साइन स्क्वायर 10 हो गया। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 20, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर साइन में ही चलेंगे, ये तो सब साइन में ही तो चेंज हो रहे हैं। साइन स्क्वायर 20, इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर 40 है, तो ये हो गया 80 प्लस 5/4। बेटा वापस से देखना, ये टोटल 8 टर्म है, इसको मैं इसके साथ में लिखूंगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, और 90 माइनस 10 पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर 10, पूरा एक हो जाएगा। इसी तरीके से टोटल 8 टर्म है, 8 टर्म से टोटल 4 बनेंगे। अरे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनेगा, 8 टर्म से टोटल कितना योग आएगा, इसका 4 आएगा। तो यहाँ हो गया 1 × 8 8 माइनस 1/2, यहाँ से निकल कर आएगा 4,
साथ में हो जाएगा 5/4, 2 से ये 2, 8 में से 2 कम होता है 6 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5/4 होता है 1.25, तो 7.25। अच्छा, फ्रैक्शन में दे रखा है, ऐसे लिख देते हैं 7 सही 1/4, उत्तर आ गया 7 सही 1/4। नंबर 73 कहता है इस तालिका को पढ़ें और आगे वो कह रहा है क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का परिसर, मतलब रेंज। 4 में रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो हाईएस्ट तो है आपके पास में 438 और लोएस्ट है हमारे पास में साहब 105। इन दोनों का अंतर आ जाता है आपके पास में 333, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या। अब छात्रों की औसत संख्या कैसे निकलेगी, 3 को हम इस पूरे वाले को जोड़ लेंगे, तो हम ये तो आ गया 4th का डेटा, और 3 वाले का हमें एवरेज लेकर आना है। कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 एवरेज लाना है, तो इस टोटल में हम 7 का भाग दे लेंगे। 5 और 5 10 और 3 13, 1 बचा तो 6 और 2 8 और 4 12 और 7 19 और 2 21 और 3 24 और 6 30 का 0, 3 आया, 3 और 1 4 और 4 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16, 1603 आता है भाई। इसमें 7 का भाग दे देते हैं क्योंकि एवरेज चाहिए। 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 दूनी 14 और 7 × 9 63। इन दोनों के बीच का अंतर ये आ जाता है आपके पास में 104, उत्तर 104 हो जाएगा। नंबर 73 का आंसर हो गया। 74 देखिए, इस क्वेश्चन को आपने भी पढ़ा होगा। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में सीधा CND ही टिक करूंगा, कोई सोचा विचारी नहीं करनी है, क्योंकि वेरिएबल ज़्यादा हैं और डेटा हमारे पास में सॉल्व करने को कम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। आंसर रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। हाँ, आपके पास में बी की वैल्यू ज़रूर आ सकती है यहाँ से सॉल्व करने के बाद में, लेकिन सभी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। आपसे कह रहा है SCF और LCM का गुणनफल है 735। तो भाई दो संख्याओं का गुणनफल भी होता है SCF और इनके LCM के बराबर 735, और ये बराबर हो गया दोनों संख्याओं के गुणनफल के। और बच्चा आप जानते हैं यदि दो संख्या A तथा B हैं और इनके अभाज्य जो डेटा है युग्म है वो है AB, तो अगर हम SCF से इस पहले प्राइम नंबर को गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाती है, और SCF से यदि हम दूसरी संख्या के अभाज्य युग्म के संख्या को गुणा कर देते हैं तो ये B के बराबर आता है। यही सीखा है अपन ने। तो यहाँ से 735 को हम लिख सकते हैं SCF इंटू A, साथ में B का मान आएगा SCF इंटू स्मॉल b। पक्की बात है इसमें कोई न कोई SCF की वैल्यू ऐसी हमें मिल जाएगी जो स्क्वायर बैठा हुआ होगा, तो मैंने इसे ब्रेक किया। देखो 15 से कैंसिल करें तो 15 चौके 60 और कितना बचा 13, 15 × 9 135, तो 735 लिखा जा सकता है 49 × 15, और ये बराबर है SCF का स्क्वायर इंटू AB, इसी के बराबर हो गया। यहाँ से साफ साफ पता लग गया कि SCF का स्क्वायर है अपने पास में किस तरीके का 49, तो SCF का मान आ गया है हमारे पास में कितना 7, SCF का मान आ गया 7। अब ये जो 15 है ये AB के मान को बता रहा है, तो पहला ही फैक्टर मेरे पास में 15 और 1 हो गया। अब कोई मेरे से पूछे कि भाई पहली संख्या क्या होगी, तो A का मान होगा SCF इंटू बड़ी संख्या 7 × 15, पहली संख्या है 105, और दूसरा मान होगा SCF इंटू दूसरा फैक्टर 7 × 1, तो ये आ जाएंगे मेरे पास में संख्याओं के मान। आपसे पूछा है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। बड़ी संख्या है 105, छोटी संख्या है 7, भाग देने पर प्राप्त होगा 15, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 15। इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे सभी क्वेश्चंस के आंसर थे। तो ये टेस्ट नंबर हमारा कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगले वाले टेस्ट में आपके इससे ज़्यादा और मार्क्स आएंगे। थैंक यू।
हेलो आवर डियर स्टूडेंट्स, आज हम मिले हैं सॉल्यूशन नंबर 45 लेकर। संडे टेस्ट का सॉल्यूशन नंबर 45 हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो गेट रेडी एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबअर्ब्स। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता इस तरह के क्वेश्चंस में और छोड़ने भी नहीं होते हैं। यहाँ देखिए, जो स्मॉल अपार्टमेंट, इट कैन बी एनी अपार्टमेंट, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आर्टिकल द का यूज हम तब करते हैं जब आपकी नाउन निश्चित होती है, स्पेसिफाइड होती है, तो यहाँ अप्रोप्रिएट आर्टिकल रहेगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स टू आवर एनवायरमेंट विच इंक्लूडेड इंटरफियरिंग स्पीशीज। ग्रामर अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही है। एलिमेंट्स, पॉल्यूशन एंड अ बॉइलिंग टेम्परेचर were putting wildlife populations at peril। peril का मीनिंग होता है डेंजर। ठीक है, मीनेस, थ्रेट, जियोपार्डी। ओके, ये सब खतरे के लिए वर्ड्स आते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ग्रामर में कोई एरर दिख नहीं रही है इस तरीके से। यहाँ जो दिक्कत है वो वर्ड के चॉइस में है। बॉइलिंग टेम्परेचर कैसे होगा, मतलब बॉइल हो रहा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बॉइल थोड़ी होता है। टेम्परेचर तो क्या होता है, राइज होता है। तो क्या लिखेंगे, राइजिंग टेम्परेचर। ओके, राइजिंग टेम्परेचर, फाइन। चलिए आगे देखते हैं। द ट्रेवलर टोल्ड अस एन स्टोरी। अब वो इनप्रैक्टिकल है, इनक्रेडिबल है, इनऑडिबल है, इनएफेबल है, इनमें से हमें एक वर्ड चूज करना है जो स्टोरी का एडजेक्टिव बन सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो इनप्रैक्टिकल मतलब कुछ भी ऐसा जो नॉट सेंसिबल हो। ठीक है, नॉट सेंसिबल, नॉट रियलिस्टिक। ठीक है, इनक्रेडिबल, इतना अच्छा जिस पर विश्वास ना किया जा सके। ठीक है, जिस पर विश्वास ना हो, इतना अच्छा, इस सेंस में यूज होगा ये, इतना अच्छा। ठीक है, इनक्रेडिबल, इतनी बढ़िया। इनऑडिबल, कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके। ठीक है, ये सब आपके वर्ड्स हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज इनएफेबल, जिसका मीनिंग हमारे पास है टू ब्यूटीफुल एंड ग्रेट, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड ग्रेट। ठीक है, तो हमें चाहिए था स्टोरी, नाउन के लिए एक एडजेक्टिव। तो उसने, ट्रेवलर ने हमें कैसी स्टोरी सुनाई भाई, नॉट सेंसिबल और नॉट रियलिस्टिक, मतलब जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था, ऐसी, या बहुत ही शानदार जिस पे भरोसा ही नहीं हुआ, इनक्रेडिबल। ठीक है, इनऑडिबल मतलब सुनाई ना दे, तो वो भी कोई सेंस नहीं दे रहा। इनएफेबल, ब्यूटीफुल और ग्रेट नहीं हो सकती, वो आंसर वुड बी इनक्रेडिबल। ये अप्रोप्रिएट, ये शानदार स्टोरी सुनाई। ठीक है, ऐसा जिस पे भरोसा ना हो सके, इतनी शानदार, इतनी अच्छी, तो इनक्रेडिबल। ओके, There are rows of chairs on either side of the, आपको यहाँ होमोनिम्स दे रखे हैं। aisle, AISLE। ठीक है, अब ये जो aisle होता है ये एक स्मॉल पैसेज होता है। ठीक है, एक गलियारा जिसको आप कहते हैं, जिसके दोनों साइड सीट्स होती हैं, तो एक स्मॉल पैसेज को आप कहते हैं आइल, जो जनरली थिएटर में आपको मिलेगा, एक स्मॉल पैसेज। और बेसिकली वो होता कहाँ पर है, स्मॉल पैसेज बिटवीन टू रोज ऑफ चेयर्स। बस में देख सकते हैं, ट्रेन में देख सकते हैं, आप थिएटर में देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आइल है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल आइलैंड। ठीक है, ये आइल जो है आई विल की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कॉज डिफिकल्टी। वर्ब की तरह काम करता है ये वर्ड। ठीक है, टू कॉज डिफिकल्टी। सो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देयर आर रोज ऑफ चेयर्स, तो ये तो बता ही रहा है, देखो रोज ऑफ चेयर्स की बात कर रहा है। ऑन आइदर साइड ऑफ द पैसेज, पैसेज क्या होगा, ए आइल। ठीक है, एक पैसेज होगा। अब जैसे ये लास्ट वर्ड डी है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कहा आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट एल्स माय बॉस, मुझे समझ नहीं आता क्या चीज मेरे बॉस को परेशान करती है। तो देखो एल्स का यूज कैसे किया आपने, एस लगा दिया, टू कॉज डिफिकल्टी। आई डोंट नो व्हाट एल्स माय बॉस, कौन सी चीज मेरे बॉस को परेशान करती है, तंग करती है। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच, यहाँ पे हमें
इम्प्रूव करना है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो अंडरलाइन में अब गिव गेट ऑफ माई काउच। तो देखो अप्रोप्रिएट ये है, ये जो ऑफ है वो सेपरेशन के लिए यूज होता है, उतर जाना। तो आपने कहा कि मैंने डॉग को मेरे काउच से उतर जाने के लिए कहा, तो दिस इज अप्रोप्रिएट, बी आंसर होगा। गेट ऑफ माइन कहते हैं तो फिर माइन के बाद में नाउन नहीं आनी चाहिए, वहां काउच आ रहा है, ठीक है। और गेट ऑफ माइन अगेन ये माइन की वजह से गलत हो गए ना दोनों, आंसर वुड बी बी, ठीक है। आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट दी मोमेंट। अब देखो ये जो एट द मोमेंट है ना, जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम हर टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल का एवरीडे होता है, ऑलवेज होता है, एवर होता है, नेवर होता है, जनरली, यूजुअली, हार्डली, स्केर्सली, ऑफन, सेल्डम, ये सब प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे एट द मोमेंट, दीज डेज, राइट नाउ, एट प्रेजेंट। ये सब क्या बताते हैं कि कोई काम अभी घटित हो रहा है, ठीक है, अभी गोइंग ऑन है। तो इसी से मुझे पता लग गया कि एट द मोमेंट की बात हो रही है अभी की। देखो एक तो मैं कहूँ आई टीच इंग्लिश, ये मेरा प्रोफेशन है, आई टीच इंग्लिश, मतलब रेगुलर बेसिस पे मैं इस काम को करती हूँ, रिपीट करती हूँ। बट कोई मुझे फोन करे और मैं कहूँ आई एम टीचिंग राइट, इट मीन्स द एक्शन ऑफ टीचिंग इज गोइंग ऑन राइट नाउ। एट द मोमेंट आई एम टीचिंग, एट द मोमेंट आई एम हैविंग फूड, तो एट द मोमेंट मीन्स राइट नाउ, ठीक है। तो एट द मोमेंट के लिए टेंस कौन सा आना चाहिए भाई? प्रेजेंट कंटिन्यूअस आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गलती क्या है ये देखो, डोंट वियर, प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है ये, प्रेजेंट सिंपल, गलत हो गया। क्या आना चाहिए? आई एम नॉट वियरिंग, कहां पर है? ये रहा, आई एम नॉट वियरिंग, आंसर वुड बी डी, आई एम नॉट वियरिंग द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। किसकी वजह से पता लगा? एट द मोमेंट की वजह से। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनबायस्ड जो है वो क्या है? निष्पक्ष है। जो अनबायस्ड है वो निष्पक्ष है, वो जस्ट है, वो इम्पार्शियल है, ठीक है, वो इगैलिटेरियन है। फाइन। इसका क्या पूछा है हमसे? इसका पूछा है हमसे सिनोनिम पूछा है। ऑप्शंस जो हमें गिवन है वो है डेफिनेटिव। डेफिनेटिव मतलब कुछ भी जो डिसिसिव है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, डिसिसिव मतलब अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी, कांट बी चेंज्ड, अब उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ओके, अब एक ऑब्जेक्टिव जो है, एक ऑब्जेक्टिव का एक मतलब तो क्या होता है? उद्देश्य होता है ना, उद्देश्य। और एक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इफेक्टिव मतलब प्रभावी है ना, और ऑर्गेनाइजेशनल मतलब रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी ऑर्गेनाइजेशनल है तो वो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ड है ना ऑब्जेक्टिव, आप सब्जेक्टिव कब होते हैं किसी चीज को लेके? जैसे मान लीजिए मैं बात करूं आज वर्किंग ऑफ वुमेन, तो इस बात को लेके बहुत सारे लोगों के सब्जेक्टिव व्यूज होंगे। कोई कहेगा कि महिलाओं को काम करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। कोई कहेगा नहीं नहीं करना चाहिए, महिलाएं काम करेगी तो घर कौन संभालेगा। तो सबके अलग अलग व्यूज हैं। जब आप एग्जाम देते हैं और आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें आप अपने ओपिनियंस लिखते हो। बट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आप क्या सोचते हो ये मैटर नहीं करता। अगर उसका आंसर बी है तो बी रहेगा, सी है तो सी रहेगा, मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स इट कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू योर व्यूज एंड अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। आपके विचारों से वो नहीं बदलेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ही तो अनबायस्ड है, जो क्योंकि वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, वो आपके सोचने पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस मतलब किसी चीज के परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस किसी चीज के परिणाम या नतीजा, परिणाम या नतीजा। पूछा क्या है आपसे? इसका सिनोनिम पूछा है, दिख रहा है साफ साफ। बिगिन, ओरिजिन, स्टार्ट, शुरुआत, ये सब किसी ना किसी चीज की शुरुआत है। ये पूछ रहा है आपसे आउटकम। आउटकम किसी चीज का क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दे रखा है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता है एक ऐसा मोड़, मोड़ होता है जहां से दो चीजें सेपरेट होती हैं, जो दो चीजें अलग होती है। अगर कोई रोड है, आप कहते हैं डाइवर्जेंस अहेड लिखा रहता है ऐसा बोर्ड पे, तो आपको पता लग जाता है ये मोड़ आएगा, अब ये रोड यहाँ से सेपरेट होगी, सीधी नहीं जाएगी, तो वो डाइवर्जेंस है। इसका आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम। ठीक है, वर्ड दे रखे हैं रेजिलियंस,
ट्रांजिएंस और कन्वर्जेंस और एग्जिस्टेंस। तो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको आप कहते हैं लचीलापन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजिएंस जिसका मतलब होता है नश्वरता, मीन्स नश्वरता मतलब नॉट लॉन्ग लास्टिंग, नॉट एवर लास्टिंग, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। नश्वरता कह सकते हैं इसको, क्षण भंगुरता कह सकते हैं इसको, जिसे एक ना एक दिन खत्म होना ही होना है, ठीक है। कन्वर्जेंस मतलब क्या है? जॉइंट, जुड़ना, यहाँ से तो सेपरेट हो रही है रोड और यहाँ जुड़ रही है, कन्वर्जेंस। और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व, ओके। तो डाइवर्जेंस का एंटोनिम पूछा है, कन्वर्जेंस हो जाएगा। डाइवर्जेंस में सेपरेट हो रही है रोड और कन्वर्जेंस में मिल रही है, ठीक है। कन्वर्जेंस नदियों का क्या होता है? कॉन्फ्लुएंस होता है, मिलती हैं एक जगह आके, ठीक है, कॉन्फ्लुएंस। नेक्स्ट देखिए सेल्डम। अब सेल्डम वर्ड का मतलब क्या है? सेल्डम का ऑपोजिट पूछा है आपसे। सेल्डम मतलब कभी कभी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, कभी कभी। किसी काम को करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? कभी कभी। इसको ऑपोजिट पूछा है। अब देखो ऑकेजनली आप कोई काम करते हो, रेयरली कर रहे हो, हार्डली कर रहे हो, तो ये तो हो गया नेगेटिव सेंस में, ना के बराबर। ऑकेजनली में वार त्योहार ही कर रहे हो, मतलब मान लो आप कहते हैं कि सपोज कीजिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा आई गो टू टेम्पल एवरी डे, तो मेरे जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? रोज है। आई रेगुलरली गो टू टेम्पल, मेरे जाने की फ्रीक्वेंसी रेगुलरली है। अगर मैं कहूँ आई ऑलवेज गो, आई जनरली गो, आई सेल्डम गो, तो ये सब क्या बता रहे हैं आपको? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। तो मैंने कहा आई हार्डली गो, आई रेयरली गो, ना के बराबर ही जा पाती हूँ। मैंने कहा आई ओकेजनली गो टू टेम्पल, मतलब मैं वार त्योहार तो चली ही जाती हूँ, ठीक है। तो ओकेजनली, रेयरली, हार्डली, इन तीनों में कम का सेंस है। फ्रीक्वेंटली क्या कह रहा है? बार बार, बहुत बार, मतलब जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, फ्रीक्वेंटली चली जाती हूँ। तो इसका सीधे सीधा ऑपोजिट क्या है? फ्रीक्वेंटली, ओके। थ्रू थिक एंड थिन इडियम है जिसका मीनिंग होता है आप कह सकते हैं मुसीबत में, दुख सुख में, मुसीबत में, दुख सुख में साथ देना, ठीक है। ये बेसिकली देखो ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये फॉरेस्ट से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड है कि किसी ने कहा होगा कि भी जंगल पहले क्या शिकार विकार बहुत करते थे ना लोग, तो दो लोग साथ गए मान लो, तो एक ने दूसरे से वादा किया कि भी जंगल चाहे कितना भी थिक, कितना भी घना हो, है ना, और या फिर थिन हो, ज्यादा घना ना हो, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। तो मतलब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। तो होप ड्यूरिंग ट्राइंग टाइम्स, ओनली असिस्ट ड्यूरिंग गुड टाइम्स नहीं, वीक एंड लोनली नो, इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स, आंसर वुड बी डी, ठीक है। इट टर्न्स आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग देखे पढ़े, व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड बेटर व्हेन लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। देखो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसा होता है हमें, जब कोई चीज़ घटित होती है, अगर वो हमारे लिए बुरी है, खराब है, हमें खराब लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो दिखने में तो ऐसा लगता है कि वो बड़ा खराब हुआ, बट लेटर ऑन हम सोचते हैं अरे अच्छा हुआ था जो हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम बहुत अच्छे निकले। जैसे किसी की नौकरी छूट गई, उस टाइम तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके 15-20 दिन बाद उसको बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई, तो अब वो जो नौकरी उसने छोड़ी थी या उसकी नौकरी छूटी थी, तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मतलब दिखने में तो लग रहा था बहुत खराब हुआ, लेकिन उसके इफेक्ट्स देखो कितने अच्छे हुए, उसे नई नौकरी मिल गई और बहुत अच्छी जगह मिली। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब शुरू में तो लगता है कि चीज़ें खराब है, जैसे when things get better and better when least expecting it, कोई सेंस नहीं दे रहा इसका। has a very good effect on a situation or a thing, बहुत अच्छा इफेक्ट है क्या सिचुएशन थिंग पे, ऐसा कोई मीनिंग इसका नहीं है। when a simple solution solves the problem very well, नहीं। has a good effect even though at first it seemed it would be bad, मतलब शुरुआत में तो ऐसा लगता है ये बहुत बैड है, लेकिन उसके इफेक्ट्स कहते हो कैसे होते हैं? गुड होते हैं। आंसर वुड बी डी, ठीक है। A secret plan made to do something usually wrong, तो देखो ये क्या है? कॉन्स्पिरेसी, साजिश, षड्यंत्र, यही तो होता है, साजिश और षड्यंत्र। क्योंकि पूछा क्या था आपसे? सीक्रेट प्लान, ठीक है, किसी के साथ गलत करने के लिए, तो वो साजिश है, साजिश, ओके। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कंडीशनिंग होता है ट्रेनिंग, किसी को क्या सिखाया जा रहा है,
कंडीशनिंग, ओके। स्ट्रेटेजी प्लानिंग योजना होती है, योजना। अब ये जरूरी नहीं है किसी के खराब, किसी के बैड, किसी के लिए रॉन्ग के लिए यूज हो। कॉन्स्पिरेसी होता है साजिश और षड्यंत्र, आंसर वुड बी डी, ठीक है। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, ऐसा जो ये मानता है कि बहुत ज्यादा केयरफुल रहता है कि भाई हर डिटेल करेक्ट होनी चाहिए। तो स्क्वीमिश जो है वो है इजीली अपसेट। इजीली अपसेट मतलब बहुत जल्दी परेशान हो जाने वाला, बहुत जल्दी जो परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी परेशान होने वाला, ठीक है। फास्टिडियस जो है वो वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज है, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, इसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो, ठीक है। इम्प्रेग्नेबल जो वर्ड है आपका, उसका मतलब होता है कोई चीज इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड, इतनी ज्यादा सुरक्षित है कि उसके अंदर घुसा नहीं जा सकता, ठीक है। इतनी प्रोटेक्टेड है, कोई किला हो सकता है, इतनी प्रोटेक्ट है कि वहां एंटर नहीं किया जा सकता, इतनी ज्यादा प्रोटेक्ट है कि कांट एंटर, ठीक है, इनटू इट। ना तो उसे तोड़ा जा सकता है, ना ही वहां पर घुसा जा सकता है, घुसा नहीं जा सकता, इतनी ज्यादा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और स्टबर्न तो क्या है आपका, जिद्दी है। जो स्टबर्न है वो इम्प्यूडेंट है ना, और वो अनवेवरिंग है, ठीक है। तो देखिए फास्टिडियस जो वर्ड है ना, फास्टिडियस आपकी इस लिस्ट में आते हैं जिसमें मेटिक्यूलस वर्ड है आपका, मेटिक्यूलस है ना, और हो गया आपका पंक्टिलियस। ये इतने ज्यादा विजिलेंट और केयरफुल होते हैं, इतने ज्यादा विजिलेंट और केयरफुल होते हैं कि चाहते हैं कि हर डिटेल इनके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। तो क्योंकि मान लीजिए फास्टिडियस अगर कोई पर्सन है और वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा है, देखो क्या लिखा